कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी नोट सबसे पहले आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। आप गूगल पर जाकर imperfectpharmacy.in सर्च करेंगे तो आप लोग को वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ पे जाके इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारी यूनिट नंबर 4 है तो थोड़ी सिंपल सी यूनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं रहने वाला है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। तो मतलब इसमें देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग बात करें तो कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझना पड़े। थोड़ा सा चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हमारी यूनिट 4 के 2 पार्ट है। आप सिलेबस देख लेना, मुझे थोड़ा सा बुक नहीं मिल रही सिलेबस वाली, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखिए, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग को बहुत सारे अलग अलग मेडिसिनल सिस्टम पढ़ने हैं। जैसे आप लोग को पता है कि हमारा मेडिसिन के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, हमारा आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सभी आपको पता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा और हमारा एलोपैथी, ये सब बहुत ट्रेंड में है, ये सब तो आपको पता ही है। तो इस तरीके के हमारे जितने सिस्टम हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उनको पढ़ेंगे और उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथी क्या होता है। देखिए, एलोपैथी हमारी अंग्रेजी दवाएं होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी हमारे यहाँ पे जैसे बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे आजकल जो भी डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो वो जो भी हमारे दवाएं देती हैं वो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है। और इनको मेनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, जो भी फार्माकोलॉजी में हम लोग यहाँ पे अपने इसी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एलोपैथिक सिस्टम क्या है। एलोपैथिक सिस्टम हमारा कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को यहाँ पे अपना कह सकते हो ड्रग्स का यूज करके ट्रीट करते हैं, या फिर जो भी हमारे अदर इंटरवेंशन टू प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू द सिम्टम। और देखिए, मेन चीज़ क्या है एलोपैथिक सिस्टम का, अगर आप एक वर्ड में बोलो कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो एलोपैथी का सबसे मेजर प्रिंसिपल यही है कि ये हमारा जो है डिजीज के अपोजिट ट्रीटमेंट करता है। यानी जो भी डिजीज है उसके अपोजिट हम लोग यहाँ पे एक्शन करने वाली दवा देके उसको ट्रीट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग दवा इसके अपोजिट देंगे, यानी कि हम लोग बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करने वाली दवाएं देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है भाई, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। तो सिंपल सी बात है कि एलोपैथी सिस्टम हमारा क्या करता है कि जो भी डिजीज या फिर जो भी सिम्टम है उसके अपोजिट काम करने वाली चीज़ें देकर हमारा इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी देखिए, जो हमारा एलोपैथी वर्ड था, इसको सबसे पहले हमारे सैमुअल हैनमन ने जो है हमारा जो है कह सकते हो डिस्क्राइब किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि देखिए, इन्होंने यहाँ पे एलोपैथी को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया था कि उनके टाइम पे जो स्टैंडर्ड या फिर मेडिकल प्रैक्टिस चल रही थी उनके टाइम पे, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने एलोपैथी वर्ड को डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा अपोजिट क्योर्स अपोजिट, ठीक है। तो यही हमारा मेन प्रिंसिपल होता है एलोपैथी का। जैसे देखिए, अगर अभी आप लोग हम होम्योपैथी देखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। होम्योपैथी में होता है लाइक क्योर्स लाइक, लेकिन यहाँ पे एलोपैथी में क्या होता है, अपोजिट क्योर्स अपोजिट। तो ये हमारा इसका मेन प्रिंसिपल होता है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे और भी सिंपल टर्म्स में थोड़ा सा देखना चाहें तो हमारा एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी एम्स टू कॉम्बैट डिजीज सिम्टम यूजिंग मेडिकेशन, सर्जरी, रेडिएशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे भाई देखिए क्या करते हैं भाई, हमारा एलोपैथी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कह सकते हो अपने डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं जैसी भी जरूरत होती है। अगर हमारा मेडिसिन से हो सकता है मेडिसिन से करते हैं, सर्जरी से हो सकता है सर्जरी से, रेडिएशन से, इन सब से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो दवाएं हैं वो कैसे यहाँ पे डेवलप करी जाती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करी है फार्माकोलॉजी में। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए, सबसे पहला होता है हमारा साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है भाई, देखिए एलोपैथी में कोई भी दवा हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं रखते हैं कि हाँ अगर ये लगता है या फिर जो है कह सकते हो बहुत टाइम से चला आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। जैसे कोई दवा अगर बहुत टाइम से जो है किसी डिजीज को ट्रीट करने में यूज़ करी जा रही है तो हम लोग उसको एलोपैथी में ऐसे नहीं रखते हैं। एलोपैथी में हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक और एविडेंस के बेस पे हम लोग यहाँ पे दवाओं का सिलेक्शन करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे दवाएं जो है कह सकते हो एक क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया जाता है, एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। जब वो डाटा पास होता है, बहुत सारा टाइम लगता है एक दवा को पास होने में एलोपैथिक सिस्टम के अंदर।
तो ये हमारा रिसर्च वगैरह करती है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट फॉलो करती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हमारे किस पे बेस होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में, फार्माकोलॉजी में, पैथोलॉजी में, डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है, डिजीज का डायग्नोस्टिक वगैरह किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए इसमें सेकंड हमारा इसका जो कह सकते हो एक खासियत होती है सिम्टम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारी दवा होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पे अंडरलाइंग कॉज, यानी कि जो जैसे किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो दवा यूज़ करी जा रही है, तो उस बीमारी का जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि, और यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो देखिए ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ही है। जैसे मान लीजिए किसी को फीवर हुआ है तो उसको कौन सी दवाई दी जाती है, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि फीवर को रिड्यूस करती हैं। और अगर किसी को बैक्टीरिया हो तो हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमें ड्रग्स देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड क्लास की बात करें तो यूज ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारी जो एलोपैथिक सिस्टम है इसमें हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक और नेचुरल, देखिए नेचुरल ड्रग्स का मतलब है कि नेचुरल सोर्सेज से हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को ड्राइव करते हैं। बाकी दवाएं बनाई तो ज़्यादातर लैब में ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हो उसके सोर्सेज जो है, जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम के अंदर जो भी ड्रग्स हैं वो नेचुरल से भी ड्राइव करी जाती है, सिंथेटिक सोर्स से भी ड्राइव करी जाती हैं। सिंथेटिक मतलब कि हमारी मैन मेड या फिर केमिकली सिंथेसाइज्ड। और प्योरीफाइड एंड, और यहाँ पे देखिए जो हमारी दवा होती है भाई उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया जाता है, यानी कि उसको कह सकते हो एक बहुत ही जो स्टैंडर्ड होता है उससे कंपेयर करके, और उसको यहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाता है कि वो हमारी बिल्कुल सेफ हो और बिल्कुल भी हार्म ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। और उसके बाद देखिए क्यूरेटिव एंड इमरजेंसी ओरिएंटेड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एलोपैथी है भाई, आपको पता है कि जैसे अगर हम लोग और सिस्टम की बात करें तो आयुर्वेद ले लीजिए, तो आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या बोला जाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि हमारा तुरंत हमें रिलीफ मिलती है। जैसे अगर हमें कुछ भी और रहता है तो हम लोग जब भी कोई एलोपैथिक या फिर अंग्रेजी दवाएं खाते हैं तो हमें तुरंत रिलीफ मिल जाती है। तो ये हमारा क्विक रिलीफ पे फोकस करता है। और हमारा जो एक्यूट कंडीशंस होती है, एक्यूट कंडीशन मतलब कि जो कह सकते हो थोड़े बहुत ही जल्दी ही हो रही हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया, किसी को ट्रामा है, सर्जरी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। बाकी आपको पता ही कि भाई यही हमारे पूरे मेडिसिन सिस्टम का सबसे कह सकते हो आज के दिन में कोर सिस्टम है, ठीक है, इसी का यूज हर जगह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए इन्वॉल्व्स स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें देखिए अब भाई एलोपैथी में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कार्डियोलॉजी जिसमें हमारा हार्ट के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी जहाँ पे हमारा कह सकते हो नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजी, स्किन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है और सभी के अलग जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। जबकि आयुर्वेदा वगैरह में क्या होता है कि लगभग कह सकते हो एक ही डॉक्टर हैं जो कि सब कुछ देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इसका एक बहुत बड़ी एक विशेषता हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और यहाँ पे देखिए जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम है इसमें हमारा क्या होता है भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि MRI, CT स्कैन, ठीक है, सर्जरी हो गया, रोबोटिक सिस्टम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपने एलोपैथी में देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे रेलेवेंस इन फार्मा कोग्नोसी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक कोग्नोसी होगा कि कोग्नोसी में यहाँ पे इसका क्या रोल है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, नोट्स में हम सही कर देंगे बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसमें हमारा एलोपैथी का क्या रोल है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फार्मा यानी कि जो हमारा कह सकते हो एलोपैथिक सिस्टम है इसमें हमारी जो दवाएं यूज होती हैं, तो ज़्यादातर दवाएं, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारी नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव करी जाती हैं। तो अगर कोई दवा नेचुरल सोर्स से बनाई जा रही है तो उसमें फार्माकोग्नोसी तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी है क्या, ये है ही हमारी स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो मैनी मॉडर्न एलोपैथिक ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ ड्रग डिस्कवरी इन एलोपैथी, यानी कि ये हमारा बेसिस प्रोवाइड करता है अपने ड्रग डिस्कवरी के लिए। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो मॉर्फिन हमारा ड्रग हो गया, जो कि हमारा पैपेवर सोमनिफेरम एक हमारा कह सकते हो प्लांट होता है। तो मतलब ये सारे हमारे नेचुरल प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमारी ये सारी ड्रग्स ड्राइव करी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हमारी कह सकते हो एलोपैथिक सिस्टम में है, लेकिन इनका जो सोर्स है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। अब देखिए हमारे इसके अंदर एक नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखिए इसको एलोपैथी और चाइनीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने इंडियंस या फिर कह सकते हो जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके अंदर हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए चाइनीज सिस्टम की बात करें तो देखिए वैसे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब रेलेवेंट भी नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है।
लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चाइनीज़ सिस्टम क्या होता है कि सिंपल सी बात है, इसका वो जो ओरिजिन है वो हमारा चाइना में हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल चाइनीज़ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा चाइना में लगभग जो है 2500 ईयर्स एगो जो है ओरिजिनेट हुआ था। और ये हमारा जो कह सकते हो कि जो चाइना का एक हॉलिस्टिक और नेचुरल फॉर्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से, ठीक है, हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट यूज़ करी जाती है, जिसमें हमारा जो फोकस होता है वो हमारा बॉडी और माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करने पर होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस हमारे चाइनीज़ सिस्टम में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे यिन एंड यांग। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ थोड़ा समझिएगा ना कि ये सब चीज़ें इसमें समझने वाली नहीं है। अब जैसे यिन एंड यांग क्या है, तो ये चाइना का ही एक सिस्टम है। अब यिन का मतलब होता है चाइना में थोड़ा सा कोल्ड और पैसिवनेस से लेके, और हमारा यहाँ पे यांग का मतलब होता है थोड़ा सा हॉट और एक्टिवनेस को लेके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यिन एंड यांग हमारी, अच्छा यिन यांग का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारी अपोजिट फोर्सेज होती हैं जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस रखने का काम करती हैं, ठीक है। मतलब दोनों का एक बैलेंस होना जरूरी है, हॉट एंड कोल्ड का। अगर कोई भी ज़्यादा कम हो रहा है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब सेकेंड यहाँ पे इसका एक प्रिंसिपल होता है हमारा 5 एलिमेंट्स, जिसको यहाँ पे चाइना में वूजिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे इस 5 एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो ये हमारे ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स और रिलेशनशिप्स को गवर्न करते हैं, ऐसा माना जाता है चाइनीज सिस्टम के अंदर। अच्छा देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइना के अंदर, QI। अब देखिए ये QI लिखा है लेकिन चाइना में इसको ची प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि बॉडी की एक बहुत ही वाइटल एनर्जी होती है, जो कि बॉडी में कुछ चैनल्स होते हैं। देखिए ये सब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में ऐसा एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, बट चाइना में ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में एक वाइटल एनर्जी होती है, जो कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी चैनल्स होते हैं। इन्हीं एनर्जी चैनल्स, इनको मेरिडियंस बोला जाता है, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे ये वाइटल एनर्जी फ्लो होती है। और अगर यहाँ पे इस फ्लो में, जैसे यहाँ पे इन चैनल्स के थ्रू फ्लो होती है, अगर इस फ्लो में कोई ब्लॉकेज हुआ या फिर इम्बैलेंस हुआ तो ये हमारी बॉडी में इलनेस कॉज करती है, ऐसा माना जाता है चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ की थेरेपीज की बात करें तो इसके अंदर देखिए, जैसे सबसे पहले इसके अंदर हर्बल मेडिसिन भी आ जाती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से बहुत ही जो है कह सकते हैं उनके पार्ट्स को भी यूज किया जाता है एज अ हर्बल मेडिसिन, जैसे जिनसेंग, जिंजर, लिक्वेरिस, एफेड्रा, मोहोंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा एक्यूपंचर। तो एक्यूपंचर तो आप लोगों ने फिजियोथेरेपी वगैरह में सुना होगा। तो एक्यूपंचर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी बहुत ही पतली पतली नीडल्स होती हैं उनको स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए मेरिडियन क्या था, वही जो हमारा एनर्जी चैनल था, जहाँ पे हमारा जो QI था, ची था, जो फ्लो हो रहा है, तो उन्हीं के मतलब कह सकते हो उन्हीं मेरिडियन पॉइंट्स पर हमारा ये नीडल्स जो है लगाई जाती हैं, ताकि हमारा जो एनर्जी फ्लो है वो रिस्टोर हो सके। अच्छा देखिए, सबसे बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे यही है कि जो हमारा ये एनर्जी फ्लो है ये हमारा मेंटेन रहे, चाइनीज सिस्टम इसी पे फोकस करता है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसी को मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत अलग अलग थेरेपी हमारी यहाँ पे यूज़ करी जाती है। फिर एक हमारा होता है मॉक्सीबुसन। अब देखिए मॉक्सीबुसन में क्या होता है कि हमारी कुछ हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स मतलब कि हमारी नेचुरल कह सकते हो प्लांट से ड्राइव करी गई कुछ सोर्सेज होते हैं, पत्तियां वगैरह हो गई। तो उनको क्या किया जाता है, उनको यहाँ पे ये जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं इन्हीं के पास लाके वार्म किया जाता है, मतलब कि उन हर्ब्स को, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करा जाता है इन मेरिडियन पॉइंट्स के पास बॉडी में, ताकि इन मेरिडियन पॉइंट्स को वो दोबारा से रिस्टोर कर सके और एनर्जी फ्लो यहाँ पे मेंटेन हो जाए। फिर कपिंग थेरेपी। तो देखिए कपिंग थेरेपी भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देख रखी होगी, बॉडी बिल्डिंग वगैरह में कप्स यहाँ पे इंसर्ट करे जाते हैं ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। और उसके बाद यहाँ पे टाइचिंग एंड क्विगोंग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारी जेंटल एक्सरसाइज होती है, जो कि हमारा कंबाइनिंग मूवमेंट्स हो गया, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया एलोपैथिक सिस्टम और चाइनीज सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पे अपने बात करते हैं इंडियन सिस्टम्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे बात करें हम लोग अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि जो दवा हमारी सिर्फ इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई हो, जो सिस्टम हमारा वही हमारा इंडियन सिस्टम के अंदर आता है, बल्कि इसके अंदर ऐसे भी सिस्टम आते हैं जो कि कह सकते हो सकता है ओरिजिनेट हमारा बाहर से हुए हो, लेकिन उनका कह सकते हो जो हमारा ग्रोथ है वो इंडिया में ज़्यादा हुआ हो। जैसे इसके अंदर यूनानी सिस्टम भी आ जाता है, होम्योपैथिक सिस्टम भी आ जाता है, जबकि एक्चुअल में ये सब सिस्टम हमारा इंडिया के नहीं है, लेकिन माना इनको इंडियन सिस्टम ही जाता है। होम्योपैथी, यूनानी को भी इंडियन सिस्टम माना जाता है, जबकि देखा जाए तो ये ओरिजिनेट हमारा इंडिया से नहीं हुए हैं, लेकिन इनको भी हम लोग यहाँ पे इंडियन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेज होती हैं। और देखिए इंडियन सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं।
जो कि हमारा ओरिजिनेट या फिर इंडिया में इवॉल्व हो, या तो ओरिजिनेट हुआ हो, जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, ये सब तो प्योरली इंडियन है, ये ओरिजिनेट भी इंडिया में हुए, इवॉल्व भी इंडिया में हुए। लेकिन लेकिन हमारा होम्योपैथी यूनानी हो गया, तो ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए लेकिन इवॉल्व यहाँ पे इंडिया में ही हुए ओवर 1000 ईयर्स एगो, यानी कि 1000 ईयर्स एगो, बहुत सारे, मतलब ये बहुत ही पुराने सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए दीज सिस्टम्स आर डीपली रूटेड इन इंडियन फिलोसफी कल्चर, और यहाँ पे देखिए ये सारे सिस्टम ना हमारी इंडियन फिलोसफी कल्चर में बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है, जिसकी वजह से कह सकते हो ये सभी सिस्टम हमारे इंडिया में ही आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा आयुर्वेदा हो गया। अब देखिए आयुर्वेदा, अभी इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए। आयुर्वेदा का बेसिक मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। तो ये हमारा सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी के 3 दोष पे फोकस करता है, वात, पित्त, कफ, ठीक है, और इनको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करता है। अभी इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग बस इंट्रो देखते जाओ। तो इसके बाद हमारा सिद्धा आ जाता है। तो देखिए अब ये आयुर्वेदा और सिद्धा दोनों ही हमारे इंडियन सिस्टम में दोनों बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, ठीक है, और ये भी माना जाता है कि हमारा साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली तमिलनाडु में, और ये भी हमारा हर्ब्स मेथड और यौगिक प्रैक्टिस पे फोकस करता है। यूनानी की बात करें तो ये हमारा एक ग्रीक मेडिसिन सिस्टम है, और ये इंडिया में ज़्यादा डेवलप हुआ अंडर इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के, कह सकते हो हमारी बॉडी के कुछ ह्यूमर्स पे फोकस करता है। अभी आप लोग बस इंट्रो देख लो, अभी इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फिर योगा एंड नेचुरोथेरेपी हो गया। तो देखिए भाई योगा मतलब आप लोग समझ ही रहे हो योगा में क्या होता है, हमारा फिजिकल पोस्चर हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी योगा में आ जाती हैं। और उसके बाद नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि हमारा जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के, जैसे वाटर, एयर, डाइट, लाइफ स्टाइल, इन सबको मेंटेन करना। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी क्या हो गया, होम्योपैथी मतलब कि हमारा एक यूरोपियन ओरिजिन, जो कि हमारा और यूरोपियन ओरिजिन का सिस्टम है, लेकिन मेनली यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आज के दिन में इंडिया में ही की जाती है, और इसमें हम लोग बहुत ही डाइल्यूटेड सब्सटेंस का यूज करते हैं। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें ना, तो इन सभी सिस्टम को हमारी इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, आयुष। आयुष का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। आयुष में फुल फॉर्म क्या होता है, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोथेरेपी, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा, और एस मतलब होम्योपैथी। तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारे कह सकते हो आयुष एक हमारी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इन सबको रेगुलेट करती है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में। तो आयुर्वेदिक सिस्टम देखिए क्या होता है भाई, आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, जो कि हमारे 2 वर्ड से लिए गए, आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब नॉलेज। तो हम लोग कह सकते हैं साइंस ऑफ लाइफ या फिर नॉलेज ऑफ लाइफ। बाकी देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारे वर्ल्ड का बहुत ही, मतलब देखिए सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि इंडिया में 5000 साल से भी ज़्यादा पहले डेवलप हुआ था। और ये हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, कह सकते हो इलनेस को ट्रीट करने में थ्रू लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल कह सकते हो हर्ब्स का यूज़ करते हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन सबको बैलेंस करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहला जो एक कह सकते हो प्रिंसिपल आता है वो आता है पंचभूत का। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारी मतलब हमारे देखिए बॉडी ही नहीं बल्कि आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि हमारे आसपास जितने भी कोई भी मैटर अगर आप लोगों को दिख रहा है, मैटर मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को दिख रही है तो वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है आकाश, ठीक है, दूसरा होता है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आयुर्वेदा मानता है कि हमारी बॉडी इन 5 चीज़ों का एक संगम होती है। और ये हमारे, अच्छा देखिए मेन प्रिंसिपल आयुर्वेदा का क्या है, मेन प्रिंसिपल आयुर्वेदा का है त्रिदोषा, ठीक है। तो त्रिदोषा यानी वात, पित्त, कफ। लेकिन ये जो 5 सिस्टम है, हम ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये मिल के हमारा अलग अलग टाइप में जो है कह सकते हो वेरियस वे में कंबाइन करते हैं हमारे इन 3 दोषों को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए त्रिदोषा थ्योरी में क्या बोलता है कि हमारी बॉडी माना जाता है कि 3 फंडामेंटल एनर्जी से हमारी गवर्न होती है, जो कि पहला होता है वात, दूसरा होता है पित्त, तीसरा होता है कफ। अब वात में होता है एयर और ईथर, यानी कि एयर मतलब कि हमारा वायु हो गया, और ईथर मतलब हमारा आकाश से हो गया, और उसके बाद हमारा फायर ईथर हो गया पित्त का, ठीक है, और कफ हो गया हमारा वाटर प्लस अर्थ। तो देखिए ये सारी मतलब वात हमारी बॉडी के कह सकते हो मूवमेंट, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। पित्त हमारी बॉडी के डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेगुलेशन। तो देखिए ये सारी मतलब ये तीनों मिलके हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि हमारी जो सबकी बॉडी है वो अलग अलग इसीलिए होती है क्योंकि ये जो वात, पित्त और कफ है ये अलग अलग तरीके से कह सकते हो हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग होता है। मतलब कि देखिए ये सब में सेम नहीं होता है, सब में इनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 दोष, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका मेंटल टेंडेंसी और उनकी डिजीज ससेप्टेबिलिटी, यानी कि कह सकते हो डिजीज से कितना जल्दी वो
सेंसिटिव हैं डिजीज़ को लेकर। उसके बाद सुटेबल डाइट और लाइफ स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे डिटरमाइन करी जाती हैं कि कैसे यहाँ पे उनकी डिजीज़ को हम लोग पहचानेंगे, ठीक है, आयुर्वेदा में, और कैसे यहाँ पे उनकी जो है कह सकते हो डाइट वगैरह को इम्प्रूव करके यहाँ पे डिजीज़ को ट्रीट करी जा सकती है। और बाकी देखिए अंडरस्टैंडिंग वंस प्रकृति इज अ की टू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ वही है प्रकृति, यानी यहाँ पे देखिए ये प्रकृति का मतलब क्या है कि किसी की बॉडी में ये जो वात पित्त कफ है, ये तीनों किस तरीके से कह सकते हो एक यूनिक वे में कंबाइन है, इन्हीं को जब हम समझ पाएंगे तभी आयुर्वेदा में एक अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो आयुर्वेदा इन्हीं तीनों पर बेसिक फोकस करता है। बाकी देखिए इसमें हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो कुछ ये जो है बताता है कि हमारी बॉडी में 7 तरीके की धातु देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा रस मतलब हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा हो गया, रक्त हमारी बॉडी में ब्लड हो गया, मांस, ठीक है, हमारी बॉडी में जो मसल हो गए, मेद मतलब जो हमारी बॉडी में फैट हो गया, अस्थि मतलब बोन हो गया, मज्जा मतलब मैरो जो बोन मैरो आप लोगों ने सुना होगा, नर्व टिश्यू हो गए, और शुक्र मतलब कि हमारी बॉडी का जो स्पर्म वगैरह होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू हो गए। तो ये हमारी बॉडी के 7 धातु होते हैं, और अगर ये 7 धातु यहाँ पे बैलेंस है हमारी बॉडी में तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारी जो आयुर्वेदा है तो ये हमारी अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा अग्नि है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की अग्नि होती है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारी जठर अग्नि होती है जो कि हमारा डाइजेस्टिव फायर होता है स्टमक में, यानी कि वही हमारा HCl, उसको हमारा आयुर्वेदा में अग्नि माना जाता है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भाई जो हमारा बॉडी का एसिड होता है उसी को देखिए एसिड को थोड़ा सा फायरी या फिर अग्नि तरीके से मान सकते हो आप लोग। तो ये हमारा गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब एसिड लेवल मेंटेन होंगे तो हम लोग जो भी खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, है ना। और अगर वीक अग्नि होगी तो क्या होगा भाई, टॉक्सिन फॉर्म होगा, यानी कि हमारी बॉडी अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये हमारा डिजीज कॉज कर सकता है। और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा मल, तो मल मतलब कि होता है वेस्ट प्रोडक्ट। अब मल मतलब कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो कैसे निकाला जाता है, तो पहला हो गया फीसेज मतलब इसको पुरुषा बोला जाता है आयुर्वेदा में। फीसेज मतलब कि जो हम यहाँ पे कह सकते हो रेक्टम के थ्रू जो है डिस्चार्ज करते हैं वो हमारा फीसेज हो गया। उसके बाद हमारा यूरिन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा स्वेट हो गया। तो ये हमारे कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से, जो कि हमारे प्रॉपर एलिमिनेशन, जिनका बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि इनका हमारी बॉडी से प्रॉपर एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ जो है मेंटेन रहे। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड ऑफ डायग्नोसिस के बारे में, तो देखिए आयुर्वेदा में जैसे किसी भी इंसान की कह सकते हो डायग्नोसिस कैसे करी जाती है, कि उसमें डिजीज़ का पता कैसे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है नाड़ी परीक्षा, जिसको हम लोग पल्स डायग्नोसिस बोलते हैं। फिर होता है जिह्वा परीक्षा, यानी कि उसकी जीभ को देखकर हम लोग यहाँ पे मतलब कि जो भी आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो एग्जामिन कर सकते हैं। फिर मल मूत्र परीक्षा, यानी कि स्टूल और यूरिन एनालिसिस करके। स्पर्श यानी कि उसको टच करके, ठीक है, टच करके भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है। फिर दर्शन यानी कि देख कर भी जो है मरीज को डॉक्टर पता लगा सकते हैं आयुर्वेदा में। और प्रश्न मतलब कि उससे पूछताछ करके, ठीक है, कि क्या बीमारी है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करके आयुर्वेदा में डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो जाता है। बाकी ये तो हमारा बहुत ही एक बेसिस फॉर्म करता है ये फार्माकोग्नोसी का, क्योंकि इसमें हमारी सारी नेचुरल दवाएं इंक्लूड हो जाती हैं। और इसमें हम लोग क्या होता है ज़्यादातर नेचुरल दवाओं को उनके रॉ फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है कह सकते हो सिद्धा या फिर होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में। तो देखिए होम्योपैथिक नहीं, हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं अपने जो है सिद्धा नहीं यूनानी सिस्टम के बारे में। तो देखिए यूनानी सिस्टम की बात करें तो ये हमारा कह सकते हो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ये भी। और बाकी देखिए इसकी ओरिजिनेट तो ये हमारा ग्रीक में हुआ था, लेकिन यहाँ पे फेमस ज़्यादा ये यहाँ पे हमारा इंडिया में आके हुआ। बाकी इसको यहाँ पे एक हमारे ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे, गैलन थे, इन लोगों ने मिलकर हमारा यहाँ पे इसको ओरिजिनेट किया था और इसको फर्दर यहाँ पे डेवलप किया था अरब और पर्शियन स्कॉलर्स सच एज एविसेना ने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यूनानी वर्ड है ये हमारा यूनान से ड्राइव किया जाता है, जो कि हमारा ग्रीस का एक अरेबिक नेम हो जाता है। और यूनानी मेडिसिन हमारी बॉडी के ह्यूमर्स पर फोकस करती है। अब ह्यूमर्स क्या है अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब इनका प्रिंसिपल हमारा ह्यूमर्स पे बेस होता है। और ये हमारे नेचुरल हीलिंग यूजिंग, यानी कि देखिए ये हमारा कह सकते हो ये देखिए ये सारे जो सिस्टम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा कह सकते थोड़ा बहुत नेचुरल सिस्टम होते हैं, जो कि बॉडी के डाइट और कह सकते हो लाइफ स्टाइल पर फोकस करके ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। अब प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए यूनानी जो हमारा सिस्टम है ये हमारा ह्यूमोरल थेरेपी पे बेस होता है, यानी कि इनके यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर होते हैं और इन चारों का जब प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होता है तभी हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। और ये 4 ह्यूमर कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला हो गया ब्लड हो गया, फिर हमारा यहाँ पे फ्लैम हो गया जो कि हमारा बलगम हो गया, फिर हमारा येलो बाइल जो कि हमारा सफरा हो गया, और ब्लैक बाइल जो कि हमारा सौदा हो गया।
तो ये चारों ह्यूमर मिलके, जैसे कि ब्लड की बात करें तो, और एलिमेंट्स की बात करें तो हमारा एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ठीक है, ये 4 एलिमेंट होते हैं। तो ये सब मिलके ना हमारी बॉडी के में कह सकते हो जो है जब सही तरीके से होते हैं तो यहाँ पे हमारा हमें जो है हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। और बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा ब्लड है ये थोड़ा सा, इसका मिजाज कैसा होता है, इसका यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा हॉट एंड मॉइस्ट होता है, बलगम हमारा थोड़ा सा कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है, ठीक है। येलो बाइल हमारी हॉट एंड ड्राई होती है, ब्लैक बाइल हमारी कोल्ड एंड ड्राई होती है। तो ये हमारा इसका जो है टेम्परामेंट या फिर मिजाज हो जाता है इन सभी का। तो देखिए, यूनानी सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है और ना कभी एग्जाम वगैरह में इतना आता ही है, तो इसमें इतना काफ़ी है। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा सिद्धा सिस्टम की बात करें तो देखिए, सिद्धा और आयुर्वेदा ना ये दोनों काफ़ी सिमिलर्स हैं, क्योंकि ये दोनों हमारा प्योरली इंडियन सिस्टम है, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। और सिद्धा की बात करें तो मेनली हमारा साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, और पार्टिकुलरली उसमें भी हमारा तमिलनाडु में ये जो है ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ है। और बाकी देखिए, ये हमारा ना बहुत मतलब देखा जाए तो ये आयुर्वेदा से भी बहुत पुराना सिस्टम माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा देवताओं से रिलेटेड है, जैसे कि ये थोड़ा सा भगवान शिव जी से रिलेटेड माना जाता है। और यहाँ पे माना जाता है कि ये सिस्टम जो है हमारा सिद्धार्थ थे, जो कि हमारा इनलाइटेंड सैजेस थे। सैजेस मतलब हमारे ऋषि मुनि, इनलाइटेंड मतलब कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे ज्ञान प्राप्त पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया था। और बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा सिद्धा वर्ड है ये हमारा सिद्धि से ड्राइव किया है। और सिद्धि सिद्धि आप लोगों ने सुना होगा कि सिद्धि मिल जाना, मतलब सिद्धि मतलब क्या है, सिद्धि मतलब कि कुछ ज्ञान मिल जाना, कुछ परफेक्शन, किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाना। तो उसी उसी को मतलब ये सिद्ध लोग के द्वारा ये सिस्टम यहाँ पे स्थापित किया गया था। बाकी ये हमारा फोकस करता है हॉलिस्टिक अप्रोच पे, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता है, बल्कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और इन्वायरमेंटल वेलबींग पे भी फोकस करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, इसका भी प्रिंसिपल थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही होता है, मतलब कि ये इसमें भी हमारे पंचभूत होते हैं और 3 ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है। लगभग सिमिलर से ही वही वात पित्त कफ इसमें भी देखने को मिलेगा, और वही 5 भूत इसमें भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा आयुर्वेदा में होते हैं। तो पंचभूत की बात करें तो वही हमारा हो गया अर्थ, वाटर, फायर, एयर और हमारा आकाश हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे 3 ह्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पे भी वही आ गया अगेन, वात, पित्त और कफ। तो ये मतलब थोड़ा सिमिलर साइज सिस्टम है, और दोनों इंडिया के ही हैं तो डेफिनेटली सिमिलर ही होंगे। तो देखा जाए तो सिद्धा में भी इतना आप लोग लिख दोगे तो सफिशिएंट रहेगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में तो देखिए, अभी होम्योपैथिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी का मेन प्रिंसिपल होता है अपोजिट क्योर सपोजिट, यानी कि अगर कोई डिजीज हुई है तो हम लोग उसके जस्ट अपोजिट दवा देंगे, तब जाके वो हमारी डिजीज को ट्रीट करेगी, यानी जो भी डिजीज है उसके जस्ट अपोजिट दवा देंगे। लेकिन जो हमारा होम्योपैथी है ना, इसमें जो भी डिजीज होती है तो डिजीज जिस चीज़ की वजह से हो रही है हम लोग उसी चीज़ को दवा के फॉर्म में देते हैं, मतलब कि जिस डिजीज जिस चीज़ की वजह से हो रही है उसी के लाइक, यानी कि वही सेम चीज़ यूज करके हम लोग दवा के फॉर्म में देते हैं, और वो हमारी डिजीज़ को ट्रीट करने का काम करती है। ये हमारा होम्योपैथिक का प्रिंसिपल होता है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि भाई जो चीज़ डिजीज में यूज हो रही है वही चीज़ हमारी डिजीज़ को ट्रीट कैसे करेगी। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप लोग थोड़ा सिंपली समझिएगा कि जैसे सबसे पहली बात की, जैसे मान लीजिए कि कोई डिजीज है और मान लीजिए वो किसी एक्स बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या फिर एक्स वायरस की वजह से हो रही है। तो इस एक्स बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि इसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करते हैं और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, मतलब कि कह सकते हो वो जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे डिजीज़ को कॉज कर रहा है उसको हम लोग इतना ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, कि उसकी बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट हमारी दवा में होती है, बहुत ही कह सकते हो एक डाइल्यूट मतलब आप समझ लो कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला रहे हैं, तो उसका जो कह सकते हो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। भाई देखिए, जितना कम होगा उतना हमारी बॉडी को कम हार्म करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लोग उसको इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं कि फिर हमारी दवा में थोड़ा सा वो अमाउंट में होता है। और उसके बाद होता क्या है कि हम लोग जब उसको अपनी बॉडी में देते हैं ना, तो फिर वही चीज़ हमारी बॉडी को ट्रीट करने का भी काम करने लगती है। अब कैसे करती है, तो देखिए अब इसका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, बाकी ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, हमारा जैसे कह सकते हो जो भी चीज़ डिजीज़ कॉज कर रही है, जब हम लोग उसको बहुत डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं तो बॉडी धीरे धीरे उसको एडजस्ट करती है, ठीक है, बॉडी धीरे धीरे उसके प्रति जो है कह सकते हो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी खुद ही जो है क्योर कर लेती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल क्योर सिस्टम को जो है एक्टिवेट करने का काम किया जाता है। बाकी देखिए, ये हमारा हॉलिस्टिक सिस्टम था और इसको भी हमारा सैमुअल हैनमैन ने ही जो है कह सकते हो फाउंड किया था। मतलब कि देखिए, इस
होम्योपैथिक को तो पूरा फाउंडर ही यही थे, लेकिन एलोपैथी में भी हम लोगों ने देखा था कि एलोपैथी का नाम भी इन्होंने ही दिया था, लेकिन ये होम्योपैथिक के फाउंडर थे। एलोपैथी वर्ड का यूज इन्होंने किया था, बाकी फाउंडर एलोपैथी का कोई एक नहीं है। एलोपैथी तो एक हमारा सिस्टम है जो कि हमारा बहुत ही मॉडर्न सिस्टम है, और ये हमारा जर्मनी में 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे कह सकते हो इन्होंने फाउंड किया था। और होम्योपैथी का मतलब क्या होता है, देखिए होम्योपैथी का मतलब ही होता है, होम्यो मतलब सिमिलर, पैथो मतलब सफरिंग, यानी कि जिस चीज़ से पर्सन सफ़र कर रहा है उसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग दवा के फॉर्म में देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, यानी कि ये बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को ज़्यादा स्टिमुलेट करने का काम करती है। प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो होता है लॉ ऑफ सिमिलर्स, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जो सब्सटेंस हमारा सिम्टम कॉज कर रहा है वही सब्सटेंस अगर बहुत ही स्मॉल डोज में हम लोग दें तो वो हमारा ठीक भी कर सकता है सिक पर्सन को ट्रीट करने के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहला हो गया लॉ ऑफ सिमिलर्स, यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रेमेडी है, ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे हमारा डिजीज कॉज कर रही है वही चीज़ हमारे क्योर भी कर सकती है। और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनिमम डोज प्रिंसिपल, यानी कि देखिए भाई यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो दवा है ना उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके और सक्सेशन, यानी कि देखिए उसको विग्रसली से, यानी उसको बहुत अच्छे से हिलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे शेक करते हैं ताकि जो दवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी देखिए रिड्यूस हो जाती है, लेकिन हीलिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जितनी कम डोज होगी उतना ज़्यादा पोटेंसी हमारी दवा की रहेगी। और बाकी देखिए इंडिविजुअलाइजेशन की बात करें तो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो अलग अलग पर्सन के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दवा है वो सबको दे दी जाए, अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके बाद हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पूरे ये भी हमारा थोड़ा सा कह सकते हो सिर्फ दवा डिजीज को ट्रीट नहीं बल्कि पूरे पर्सन को ट्रीट करने का काम करता है। और यहाँ पे ये हमारा लाइफ स्टाइल, इमोशनल हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबसे यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हो इनको इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट में। बाकी वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए होम्योपैथी भी ऐसा मानता है कि हमारा एक वाइटल फोर्स या फिर लाइफ एनर्जी होती है जो कि हमारे बॉडी में सभी चीज़ों को एक बैलेंस मेंटेन रखती है, हमारी बॉडी के हेल्थ को मेंटेन रखती है। तो अगर इस वाइटल फोर्स या फिर इस एनर्जी में कोई इम्बैलेंस आता है तभी हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है। तो अगर हमें डिजीज को ट्रीट करना है तो हम लोग यहाँ पे इस वाइटल फोर्स को जो है कह सकते हो ट्रीट करके और बैलेंस करके हम लोग यहाँ पे डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो जाता है। और बाकी देखिए ये हमारा हो जाता है अपना फार्माकोग्नोसी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में तो देखिए अब अगर आप लोग अपने सिलेबस को देखिए तो यहाँ पे 4th यूनिट में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग को अपने एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, वोलाडाइल और रेजिन्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये चारों मतलब ये सभी हमारे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी के बारे में भी आप लोग को यूनिट 5th में पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आखिर में होते क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात इनके नाम के आगे लिखा है मेटाबोलाइट्स, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स के अंदर तो उनके थ्रू यहाँ पे इनकी सिंथेसिस होती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारे दो टाइप के, एक है हमारा प्राइमरी, एक है हमारा सेकेंडरी। और ये दोनों हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर। मतलब अभी हम लोग प्लांट्स वाले मेटाबोलाइट्स की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना प्लांट्स के, तो ये हमारे बहुत ही एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। मतलब कि जो हमारा प्लांट्स का सर्वाइवल है ना, इनके बिना आप ये समझिए कि प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। तो ये हमारे बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जैसे कि यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग समझें तो जो हमारे फल फ्रूट होते हैं, जो भी सब्जियाँ होती हैं, वो उन सभी में क्या होता है, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट्स के लिए भी बहुत नेसेसरी होते हैं। और एक होता है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे डायरेक्टली जो है कह सकते हो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी है ये हमारे प्राइमरी से ही डेराइव किए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि देखिए ये भी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि हमारा प्राइमरी होते हैं। तो मतलब देखिए ये बेसिकली प्लांट्स में क्या करते हैं कि प्लांट में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, है ना, तो मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उनसे थोड़ा बहुत कह सकते हो प्रोडक्शन देते हैं। प्लांट्स में जो खुशबू वगैरह होती है उसमें भी यहाँ पे इनका रोल देखने को मिलता है। और बाकी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये हमारा मेडिसिनल यूज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये जो हमारे
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, इनका यूज हम लोग यहाँ पे दवाओं में बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के तो बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो देखिए इन्हीं में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्केलॉइड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्कलॉइड है, सबसे सिंपल सी बात है, ये भी हमारा एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और इसको यहाँ पे सबसे पहले इसका जो नाम है वो हमारे डब्ल्यू मेस्नर ने दिया था, जो कि हमारे एक जर्मन फार्मासिस्ट थे। और बाकी देखिए ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, ये हमारे देखिए इनके अंदर अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो जितने भी टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। यानी कि देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और हेट्रो मतलब कि देखिए यहाँ पे बीच में जो है एक हेट्रो एटम देखने को मिलेगा, वो हेट्रो एटम होता है नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है यूनिट 3 तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ज़्यादातर अपने एल्कलॉइड्स का देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एटम हमारा रिंग के बीच में देखने को मिलता है। और बाकी देखिए ये हमारे मोस्टली जो है प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं। और बाकी यहाँ पे कह सकते हो कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो अमीनो एसिड से यहाँ पे इनका डेरिवेशन हमें देखने को मिलता है। और ये हमारी बहुत सी फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इनके अंदर देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये देखिए इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन होगा रिंग के बीच में, बेसिक नेचर के होते हैं, थोड़ा सा बेसिक होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अमीनो एसिड से मेनली ड्राइव होते हैं। प्लांट्स और सीड्स और बार्क्स, लीव्स और रूट्स, यानी कि प्लांट्स के इन सारे पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बिटर टेस्ट होता है इनका, और ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर इनको बहुत ज़्यादा डोज में लिया जाए ना तो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल डोज में हमारा मेडिसिनल एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि हमारी दवाएं बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग टाइप से हो सकता है। पहला हो गया बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए इनके एल्कलॉइड्स में जिस टाइप की रिंग होगी उस हिसाब से हमारा यहाँ पे इस तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे अगर पायरिडीन या पाइपरिडीन की रिंग है तो ये हमारा निकोटीन, कोनिन वगैरह हो गया। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ठीक है, तो इनके अंदर हमारा ट्रोपेन जो है एल्कलॉइड्स देखने को मिलते हैं। और हमारा क्विनोलिन, तो यहाँ पे क्विनोलिन रिंग देखने को मिलती है। फिर आइसोक्विन, देखिए ये सारे हमारे केमिस्ट्री के मतलब केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम होता है। आइसोक्विनोलिन हमारा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने प्यूरिन सुना होगा। प्यूरिन हमारा क्या होता है, प्यूरिन हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरिन, पिरिमिडीन। और उसके बाद हमारे स्टेरॉइडल यानी कि स्टेरॉइडल रिंग देखने को मिले, इमिडाजोल रिंग, इंडोल रिंग, ये सारी हमारे यहाँ पे अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर की रिंग्स होती हैं। तो अगर ये सारे हमारे एल्कलॉइड्स के स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं तो ये यहाँ पे इस टाइप से क्लासिफिकेशन हो जाता है। और ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा, अगर हमारा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये हमारे 3 टाइप के हो गए ओरिजिन के बेसिस पे, ट्रू, प्रोटो और हमारा सूडो। तो देखिए ट्रू मतलब कि जो बिल्कुल प्योर एल्कलॉइड्स होते हैं, यानी कि ये अमीनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं और इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। अब ये डेराइव तो ये भी अमीनो एसिड से होते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन ना रिंग में नहीं होता है। देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि रिंग के बीच में ही नाइट्रोजन हो। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन होता तो है, लेकिन मान लीजिए कि हमारा बाहर कहीं लगा होगा, मतलब रिंग के बीच में नहीं होगा, तो ये हमारा प्रोटो हो जाता है। और स्यूडो एल्कलॉइड्स की बात करें ना तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो होती है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन ये अमीनो एसिड से ड्राइव नहीं किए जाते, यानी कि एल्कलॉइड्स की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में एल्कलॉइड्स नहीं होते हैं। स्यूडो का मतलब ही होता है थोड़ा सा फेक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई कुछ एल्कलॉइड्स, ज़्यादातर एल्कलॉइड्स हमारे प्लांट्स से ड्राइव किए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे फंजाई और एनिमल्स में भी देखने को मिल जाते हैं। फंजाई जैसे हमारा यहाँ पे क्लेविसेप्स पुरपुरिया हो गया, और एनिमल्स जैसे कि हमारा टोड्स एक कैटेगरी होती है फ्रॉग की, तो वहाँ से भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स की बात करें और उनके यूजेस की बात करें तो देखिए मॉर्फिन हमारा एल्कलॉइड हो जाता है, जो कि ओपियम पॉपी हमारा एक प्लांट होता है, तो यहाँ से ड्राइव किया जाता है। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे पेन रिलीफ में करते हैं। क्विनिन हमारा एंटी मलेरियल की तरह काम करता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कैफीन हमारा सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। एट्रोपिन हमारा एंटी कोलिनर्जिक की तरह काम करता है। निकोटिन भी हमारा जो है सिगरेट वगैरह में देखने को मिलता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। रिसर्पिन हमारा एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि हमारा बीपी के अगेंस्ट में काम करता है, अगर हाई बीपी है तो उसको कम करता है। इफेड्रिन हमारा ब्रोंको डायलेटर्स यानी कि हमारा ब्रोंकस को डायलेट करता है। तो ये सारे हमारे कुछ एल्कलॉइड्स हो जाते हैं, उनके यूजेस हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा पहला टेस्ट हो गया ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। हमारा ड्रैगन ड्रॉप्स मतलब कि इसमें हम लोग ड्रैगन ड्रॉप्स रीजन का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने जो भी हमारा भाई देखिए
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन होगा और हमें नहीं पता कि एक्चुअल में अल्कलॉइड्स है कि नहीं है, तो हमें पता लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो अननोन सोल्यूशन होगा इसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का रीजन डालेंगे। अगर डालने के बाद हमारा जहाँ पे ऑरेंजिस और रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, यानी कि इसमें थोड़ा सा प्रेसिपिटेट ऐसा ऑरेंज रेड कलर का फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा अल्कलॉइड प्रेजेंट है। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग को सभी में कर देना। मेयर्स टेस्ट में हम लोग मेयर रीजन का यूज़ करेंगे, हैगर्स टेस्ट में हम लोग यहाँ पे हैगर्स रीजन का यूज़ करेंगे। अब ये रीजन क्या है तो यहाँ पे ये भी आप लोग को मेंशन मिल जाएगा, बट अगर आप लोग इतना ना भी याद कर पाओ तो इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा। बाकी वैगनर्स टेस्ट में हम लोग यहाँ पे वैगनर रीजन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन होता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि इसमें हमारा क्रिस्टलाइन येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मतलब अल्कलॉइड है, नहीं हो रही इसका मतलब कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे अल्कलॉइड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब देखिए ग्लाइकोसाइड्स की मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें हमारे दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है शुगर पार्ट, एक होता है नॉन शुगर पार्ट। और ये दोनों ना हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है लिंक होते हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये हमारा शुगर पार्ट हो गया, ये हमारा नॉन शुगर पार्ट हो गया, और ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए जो हमारा ग्लाइकोसाइड्स है इसमें क्या होता है, ये हमारा दो पार्ट्स मिलकर बना होता है, शुगर पार्ट, नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट मेनली हमारा या तो ग्लूकोज होता है या तो कोई और भी मोनोसेक्राइड हो सकता है, मतलब ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। नॉन शुगर पार्ट क्या होता है, ये हमारा जनरली या तो फिनॉल, अल्कोहल या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। और बाकी ये दोनों हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ पे लिंक होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इनके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकोसाइड का मतलब है ग्लाइकॉन प्लस ए ग्लाइकॉन, और बाकी यही है जो आप लोग को स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये हमारा ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई क्लासिफिकेशन जैसे कि पहला हो गया बेस्ड ऑन एटम लिंकिंग ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बीच में हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन एटम देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑक्सीजन है तो हमारा ओ ग्लाइकोसाइड हो गया, यानी ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो एन ग्लाइकोसाइड, सल्फर होगा तो एस ग्लाइकोसाइड, कार्बन होगा तो सी ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो देखिए अगर हमारा लैक्जेटिव एंड पुर्गेटिव, यानी कि अगर हमारा कह सकते हो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाली दवाएं होती हैं, तो अगर इसका ये एक्शन है लैक्जेटिव एंड पुर्गेटिव की तरह काम कर रहा है तो ये हमारा जो है इसके अंदर आ जाते हैं एलोसिना, ठीक है, कैस्केरा। फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर जब भी हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यानी कि इम्यून सिस्टम के साथ जो है कह सकते हो उसको बढ़ाने घटाने वाले, तो ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर एक्सपेक्टोरेंट हो गया, बिटर ग्लाइकोसिडिक एंड हेपेटोप्रोडक्टिव। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि जो हमारी खांसी की दवाएं होती हैं, कफ को ट्रीट करने वाली दवाएं। हेपेटोप्रोडक्टिव मतलब कि जो हमारा लिवर को ट्रीट करने वाली, थोड़ा सा लिवर को प्रोटेक्ट करने वाली जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो हमारे ये सारे हो गए। इमेटिक मतलब कि जो हमारा वोमिटिंग, मतलब कि वोमिटिंग को कराने के लिए यूज करे जाते हैं, वो हमारे ये हो गए। फिर एंटी डायबिटिक मतलब कि जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस यानी कि हमारा शुगर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। फिर हमारा ल्यूकोडर्मा। तो देखिए ल्यूकोडर्मा में क्या होता है कि ल्यूकोडर्मा आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कुछ बहुत ही रेयर लोगों में, वैसे तो पहले तो थोड़ा ज़्यादा हो गई थी बट आज के दिन में यहाँ पे, तो अगर ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में यूज़ करा जा रहा है तो ये हमारे एमी हो गए और हमारा सोलरई हो गए। तो ये सारे हमारे ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए जी हमारे अपीयरेंस हमारा इनका जो है यूजुअली क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। कलर इनका मोस्टली जो है ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे कलर भी जो है देखने को मिलता है। टेस्ट यहाँ पे ज़्यादातर या तो बेटर होता है तो थोड़ा सा स्वीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सॉलिबिलिटी की बात करें तो हमारा वाटर और अल्कोहल में ज़्यादातर सॉल्युबल देखने को मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे डेफिनेट होता है, यानी कि देखिए ज़्यादातर जो ग्लाइकोसाइड्स है ऐसा नहीं होगा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए 70 है तो 70 की बजाय वो 80 या फिर 60 पहुँच जाए। अगर 70 है तो 70 या फिर 71 ही रहेगा, तो ये एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो पहला हो गया किलर किलानी टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे देखिए ये सारे जो टेस्ट है ना ये मेनली हम लोग यहाँ पे अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे, उसके बाद फ्यू ड्रॉप इसमें फेरिक क्लोराइड का डालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे और उसके बाद मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है इसका मतलब कि हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। फिर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, तो ये भी हमारा जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड में जो हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो हमारा स्टेरॉयडल होता है,
तो उसमें हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, बस हम लोग एंटीमनी क्लोराइड रेजेंट यूज़ करेंगे, वार्म करेंगे, अगर ब्लू कलर अपीयर हो रहा है तो हमारा पास हो गया, नहीं हो रहा है तो नहीं पास हुआ। रेमंड्स टेस्ट की मतलब है यहाँ पे हम लोग इसका भी यूज जो है अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को ट्रीट करने मतलब टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें भी हम लोग यहाँ पे रेमंड्स रीजन को डालेंगे जो कि हमारा मिक्सचर होता है डाई नाइट्रोबेंजीन और NaOH का, ठीक है, जो कि हमारा अल्कोहल में मिक्स होता है। तो इसमें रेड टू वायलेट कलर होगा तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और उसके बाद हमारा लीगल टेस्ट की बात करें तो ये हमारा जो है ये हमारे ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनमें लैक्टोन रिंग होती है। लैक्टोन मतलब बहुत ही लार्ज रिंग होती है। तो अगर हमारा लैक्टोन रिंग है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लीगल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और एल्कली को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा पिंक से रेड कलर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है ग्लाइकोसाइड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टैनिन्स के बारे में। तो देखिए टैनिन्स की बात करें ना तो ये हमारे बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही, देखिए थोड़ा सा देखा जाए ना तो ये सब सारे थ्योरी वाले टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, आप लोग पढ़ सकते हो सिंपली कि इसमें हमारे पॉलीफिनॉल होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सारे हमारे OH ग्रुप देखने को मिलते हैं बेंजीन रिंग से अटैच, और ये हमारा प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका एस्ट्रिंजेंट यानी कि थोड़ा सा कसैला टेस्ट होता है। और इनका यूज हम लोग यहाँ पे लेदर टैनिंग यानी कि जब एनिमल से लेदर निकालना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन और डाइंग यानी कि कलर वगैरह में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोलाइजेबल यानी कि अगर हमारा हाइड्रोलिसिस अगर वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो हमारा हाइड्रोलाइजेबल हो गए। कंडेंस मतलब कि यहाँ पे ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, रेड इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिन्स का मिक्सचर होता है। स्यूडो टैनिन्स की बात करें तो ये हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट भी नहीं कर पाते हैं, जो कि यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। बाकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है मतलब थोड़ा सा कसैला टेस्ट होता है। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं अल्कलॉइड्स, जिलेटिन और हैवी मेटल्स के साथ। ब्लू ब्लैक या फिर ग्रीन कलर देते हैं। FeCl3 के साथ नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और एमॉर्फस पाउडर फॉर्म करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो देखिए फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए अगर ब्लू ब्लैक आ रहा है तो हाइड्रोलाइजेबल हो गया, ग्रीन ब्लैक आ रहा है तो हमारा कंडेंस्ड टैनिन हो गया। गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट की बात करें तो देखिए गोल्ड बीटर्स स्किन मतलब कि हमारे जो कैटल होते हैं, मवेशी वगैरह यानी कि हमारी थोड़ा सा गाय वगैरह होती हैं, तो उनकी ऊपरी स्किन की लेयर से यहाँ पे हमारा ये बनाया जाता है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन में सोक करेंगे और फिर FeSO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे अगर ब्राउन ब्लैक कलर आ रहा है तो वो हमारा टैनिन्स की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अब जेलेटिन टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे 1% जेलेटिन सोल्यूशन को NaCl के साथ ट्रीट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे जो है इसको अपने ऐड करेंगे अपने टेस्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब टैनिन्स हमारा प्रेजेंट है। और मैच स्टिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक मैच स्टिक लेंगे, उसको अपने सैंपल में जो है डुबोएंगे, ठीक है, थोड़ा सा भिगोएंगे, फिर HCl के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे। अगर पिंक रेड कलर यहाँ पे आ रहा है उस मैच स्टिक पर तो इसका मतलब कि हमारा एक स्पेसिफिक कैटेकिन टाइप टैनिन्स होता है, तो वो हमारा यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नाउ रेजेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए रेजेंस क्या होते हैं। रेजेंस मतलब कि जो हमारे कुछ पेड़ होते हैं तो पेड़ों की छाल से थोड़ा सा लिक्विड टाइप का सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे मतलब इस टाइप का लिक्विड जो है हमारा देखने को मिलता है तो ये हमारा होता है रेजिन। और ये हमारा प्लांट ओरिजिन यानी कि मेनली हमारा प्लांट से ही देखने को मिलता है और ये नेचुरली भी सेक्रेट होता है और यहाँ पे प्लांट्स मतलब कि छाल में थोड़ा सा कट लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और ये हमारा मेडिसिन, वेनिसेज और एडेसिव में जो है देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए हमारा ऑलियो रेजिन मतलब कि अगर रेजिन और वोलेटाइल ऑयल एक साथ देखने को मिले तो ऑलियो रेजिन, रेजिन और गम का मिक्सचर हो तो गम रेजिन, ऑलियो गम रेजिन, रेजिन गम और वोलेटाइल ऑयल हो गया। ग्लाइको रेजिन मतलब रेजिन हो गया और उसके साथ शुगर मॉइटी हो गई। बैल्सम्स की बात करें तो रेजिन प्लस बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये हमारे अलग अलग जो है टाइप हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो नेचुरल मतलब कि अगर हमें नेचुरली मिल रहा है तो नेचुरल हो गए। सिंथेटिक मतलब कि थोड़ा सा लैब वगैरह में भी ये बनाए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा यहाँ पे सॉलिड, ब्रिटल और स्टिकी होते हैं, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर में सॉल्युबल होते हैं। स्मोकी फ्लेम के साथ तुरंत ही बर्न हो जाते हैं मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा भी स्मोक से बर्न हो सकते हैं। और यहाँ पे इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब कि इनका एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में हमारा वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है। FeCl3 की बात करें तो हमारा फिनोलिक रेजिन जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स देते हैं। और HCl टेस्ट की बात करें तो जो हमारे एसिडिक रेजिन होते हैं उनको अगर HCl के साथ ट्रीट करें तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं मतलब कि थोड़ा सा सॉलिड मास फॉर्म कर लेते हैं। NaOH टेस्ट की बात करें तो हमारा फिनोलिक रेजिन जो है कलर्ड सोल्यूशन देते हैं। टर्बिडिटी टेस्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पे जब भी इमल्सन को हम लोग यहाँ पे
मतलब कि इसको हम लोग वाटर के साथ, अगर रेजिन को वाटर के साथ हम लोग यहाँ पे मिक्स करें, ठीक है, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करें तो हमारा इमल्सन फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फ्लेवोनॉइड्स के बारे में, तो देखिए फ्लेवोनॉइड्स भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टैनिन्स की तरह पॉलीफिनॉलिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी बहुत सारे फिनॉल ग्रुप देखने को मिलते हैं। ये मेनली हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी और वाइन में देखने को मिलता है। और ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हमें पता ही है इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए फ्लेवोन्स हो गए, फ्लेवोनॉल्स हो गए। अब ये सारे हमारे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए येलो टू ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में थोड़ा सा कम सॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा पॉलीफिनॉलिक होते हैं, ऑक्सीडेशन में बहुत इजीली चले जाते हैं और पीएच चेंजेस में सेंसिटिव होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो देखिए सेनोडा टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग्स, मतलब कि मैग्नीशियम के कह सकते हो कुछ थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा HCl के साथ जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे पिंक या रेड कलर जो है फ्लेवोनॉइड्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। लेड एसिटेट टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग लेड एसिटेट सोल्यूशन को जो है एक्सट्रैक्ट का मतलब हमारा वही जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, यानी कि जिसको हमें टेस्ट करना है। तो अगर ये एक्सट्रैक्ट हमारा फ्लेवोनॉइड्स है तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जब भी हम लोग लेड एसिटेट सोल्यूशन को ऐड करेंगे। NaOH सोल्यूशन ऐड करने पे हमारा येलो कलर फॉर्म करेगा। वोलाटाइल ऑयल्स की बात करें तो हमारा लास्ट हो जाता है। तो देखिए वोलाटाइल ऑयल्स मतलब कि जो हमारा थोड़ा सा ऑयल होते हैं ना, जैसे पेपरमिंट ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, तो यही सारे हमारे वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं। तो ये हमारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। और यहाँ पे इनके अंदर तो इनके अंदर ना थोड़ा सा फ्लेवर होता है, एरोमा मतलब कि खुशबू होती है, फ्लेवर होता है। और यहाँ पे ऑर्डर होते हैं, ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और यहाँ पे इनको वोलाटाइल इसलिए बोला कि देखिए वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल हमारी वो चीज़ होती है जो कि एटमॉस्फेयर में रखने पे इवापोरेट हो जाए। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को खुले में छोड़ो तो क्या होता है, गायब हो जाता है। उसी तरीके से ये हमारे ऐसे ऑयल्स हैं कि खुले में छोड़ो तो ये गायब हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाते हैं। और इनका यूज हम लोग फ्लेवरिंग, परफ्यूमरी और मेडिसिनल प्रिपरेशन में करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए तो इसमें हमारा टर्पेंटिन ऑयल हो गया, अल्कोहल में हमारा पेपरमिंट ऑयल हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वोलेटिलिटी और यूज की बात करें तो थेरापेटिक मतलब कि जिसका यूज हम लोग मेडिसिन बनाने में करेंगे, फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवर में, परफ्यूम मतलब परफ्यूम्स में यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर होता है, वोलेटाइल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे इंसॉल्युबल होता है वाटर में। सिंपल सी आप लोग देख लीजिए। और फाइनली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो वह अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। स्टेन टेस्ट की बात करें तो अगर यहाँ पे इनको पेपर में जो है डाला जाए तो एक परमानेंट स्टेन छोड़ देते हैं। टर्बिडिटी की बात करें तो इनका जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें हम वाटर डालें तो टर्बिड मतलब थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा। और केमिकल टेस्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पे अलग अलग होता है, जैसे कि फिनॉल्स अगर होगा तो हमारा FeCl3 के साथ जो है कलर देगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 4। अगर कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगा आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।